Hello students. So today we are going to discuss about the ideology of liberalism and how it contributed to the emergence of nationalism in Europe. Okay. So what is this ideology of liberalism? What does it mean and what kind of messages it conveys? Okay. So liberalism derives from the Latin root. Okay. तो देखते हैं कि ये वर्ड इसका ओरिजिन कहाँ से होता है. लिबर, ठीक है, मीनिंग फ्री. आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों. लिबरलिज्म के कोर आइडियोलॉजी में क्या है? फ्री. ठीक है, इसको आप फ्रीडम से भी जोड़ सकते हो. ठीक है, क्या? फ्री. फ्री मीन्स फ्रीडम. सो लिबरलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म इज वेरी सिंपली आपको याद रखना है, इज रिलेटेड विद द फ्रीडम. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीडम. अब फ्रीडम जो है कई तरह के हो सकते हैं. पॉलिटिकल फ्रीडम हो सकता है, इंडिविजुअल फ्रीडम हो सकता है, इकोनॉमिक फ्रीडम हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे फ्रीडम्स. अब देखते हैं पर्टिकुलरली किन किन फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है बुक में. ठीक है, तो सबसे पहले लिबरलिज्म स्टूड्स फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, है ना, कि किसी एक व्यक्ति की रूल नहीं हो. ऑटो मीन्स वन, क्रेसी मीन्स रूल करना. ठीक है, डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, पीपल की क्रेसी मतलब रूल. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ऑटोक्रेसी का जो सिंपल मतलब है वो ऑटो मीन्स वन. एक का रूल नहीं चलेगा, किसी किंग और क्वीन का नहीं, उसको खत्म होना होगा. इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब ये आइडियोलॉजी है. ठीक है, मतलब ये इस तरह की बात करता है लिबरलिज्म की जो भी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए. एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, है ना, क्लैरिकल जो पादरी होते हैं उन सबको जो प्रिविलेज, जो एक्स्ट्रा फायदा जो दिया जाता है किंग के, एम्परर की तरफ से, वो खत्म होना चाहिए. ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था ना कि जो चर्च है वो भी टैक्स लगाती थी, टीड, है ना. वो चर्च का अपना अलग से टैक्स होता था, किंग का अलग से होता था. मतलब इतना पावरफुल था, है ना, क्लैरिकल जो ग्रुप होती थी. तो आ जाता है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए. ठीक है, बोलने की, कुछ भी करने की. ठीक है, इक्वालिटी फॉर ऑल, सभी लोग बराबर हैं, ये बात करता है. ठीक है, कि सबके लिए बराबर होना चाहिए. लॉ, ठीक है, लॉ के सामने जो है, कानून के सामने सब बराबर है, ऐसा ये चाहते थे. कौन? लिबरलिज्म के आइडियाज़ की बात करने वाले. और उसका देखते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम की बात भी करते थे. पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट. ये नहीं कि एक क्वीन एंड किंग का जो है रूल चलता रहेगा. कंसेंट, जब तक हमारा कंसेंट नहीं होगा गवर्नमेंट नहीं रूल करेगी. ठीक है, कंसेंट मतलब हमारी भी मर्जी उसमें होनी चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि एक किंग जो भी चाहेगा वो करता रहेगा. ठीक है, हमारी उसमें सहमति होनी चाहिए, हमारा भी उसे मत लेना चाहिए. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं. क्या? तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब वहां पे फ्रीडम हमें ये मिलना चाहिए कि जो रूल हो रहा है उसमें हमारा भी क्या हो? शेयर हो. ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. ये बोल रहे हैं कि एक पार्लियामेंट बनाया जाना चाहिए और वो उसमें क्या होना चाहिए? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, वो चुनकर वहां जाएं और वो गवर्नमेंट बनाए, ना कि किंग. ठीक है, इनवायबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, चाहे आपका लैंड हो, घर हो, जो आप खुद अर्न करते हैं इलीगल मीन से नहीं, लीगल मीन से, तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. ये नहीं कि क्वीन का और किंग का जब भी मन किया, एम्परर का, इसके पास बहुत पैसा है, छीन लो इससे. ठीक है, ऐसा नहीं. आपके पास जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर वो लीगली सही तरीके से अर्न की गई है तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए. ये भी इनका डिमांड था. ठीक है, उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम की भी ये बात करते हैं. फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड. ये कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं आपस में ट्रेड फ्री में होना चाहिए. ये नहीं कि मैंने टैक्स लगा दिया, नहीं तुम सामान नहीं बेच सकते मेरे यहाँ, मैं तुम्हारे यहाँ सामान नहीं बेच सकता, नहीं. ठीक है, मार्केट फ्री होना चाहिए. जिस कीमत पे जो वस्तु बिक रही है वो बिकना चाहिए. ठीक है, उसमें जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, और जो भी स्टेट्स आसपास हैं सीमाओं पर, उनको फ्री ट्रेड करना चाहिए, टैक्स नहीं लगाना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म की. ठीक है, और यही इकोनॉमिक फ्रीडम में ही जो है बात होती है बच्चों किसकी? एक इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, वो उसको अलग से बात कर लेते हैं. ठीक है, कस्टम यूनियन की बात की गई है कि कैसे कस्टम यूनियन जो है ये इकोनॉमिक फ्रीडम को क्या करेगा? बढ़ाएगा. और इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, जो स्टेट्स हैं उनको इकोनॉमिक रूप से क्या करेगा? यूनाइट करेगा. ठीक है, तो कैसे इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जो है वो नेशनलिज्म की भावना को जो है प्रमोट कर सकता है.
ठीक है, कैसे नेशन के यूनिटी को प्रमोट कर सकता है, इसका जो है जिक्र किया गया है बुक में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि कस्टम यूनियन होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हम किसके थ्रू करेंगे? कस्टम यूनियन के थ्रू। यूनियन मतलब समझते हैं ना, जुड़ना। ठीक है, तो जरूर ये ऐसी कोई बात होगी जिसमें कि स्टेट्स के जुड़ने की बात हो रही है, अलग अलग एरियाज के जोड़ने की बात हो रही है। तो देखते हैं कस्टम यूनियन क्या है। तो इट इज जनरली डिफाइंड एज टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक, है ना। क्या एक ब्लॉक बनेगा, ग्रुप बनेगा किसका? ट्रेड का, विच इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्री ट्रेड एरिया। मतलब उसमें वो एरिया क्या होगा? फ्री ट्रेड एरिया विद कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। मतलब आपस में वो जो ट्रेड करेंगे वो फ्री करेंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएगा, ट्रेड टैक्स नहीं लगाएगा उस पर। लेकिन बाहर वालों के साथ अगर वो ग्रुप ट्रेड करेगा तो उस पर जो है हम कॉमन सभी जो है एक समान उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो कस्टम यूनियन का मतलब होता है बच्चों नो टैरिफ अमंग, ये जो ब्लॉक बनेगा अमंग देमसेल्व्स, जो स्टेट जो एरियाज मिलकर कस्टम यूनियन बनाया है जिन्होंने, वो जो आपस में ट्रेड करेंगे तो विदाउट टैरिफ, लेकिन बाहर वालों के साथ करेंगे तो टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। नो बॉर्डर चेक्स, है ना। एक सामान इस बॉर्डर से, है ना, मैं बगल वाला जो स्टेट है उसमें जाना चाहता हूँ तो कोई चेक नहीं करेगा। ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स, है ना। सपोज करिए कि ये, ठीक है, ये एक स्टेट हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4, ये 1 2 3 एंड 4, इन चारों ने क्या बना लिया? कस्टम यूनियन बना लिया। ठीक है, और एक कंट्री यहाँ पे है, ठीक है, इसका नाम है 5th। ठीक है, अब ये जब आपस में ट्रेड करेंगे ऐसे तो विदाउट टैरिफ करेंगे, विदाउट टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बट अगर ये इससे करना चाहेंगे, ठीक है, या ये इससे करना चाहेगा तो ये टैक्स लगाएंगे। ठीक है, या ये इससे करना चाहेगा, इस कंट्री इस स्टेट से, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक समान टैक्स लगाएंगे इस पे। ठीक है, ये भी उतना ही टैक्स लगाएगा 4th नंबर, और 1 भी जो है उतना ही टैक्स लगाएगा जितना 4th लगाएगा। किस पे? 5th से करने पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। मतलब दूसरे कंट्री, इस ग्रुप से बाहर के कंट्री से अगर हम ट्रेड करेंगे, इनमें से कोई भी मेंबर, तो उस पर एक समान टैरिफ लगाया जाएगा। ये है कस्टम यूनियन का मतलब। अब देखते हैं कि किस तरह के कस्टम यूनियन की बात जो है यहाँ पर चल रही है इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक जोल्वरीन की बात चल रही है, ये जर्मनी की बात हो रही है। ठीक है, कि जर्मनी में एक ऑथर है, जो भी है, जिन्होंने भी इसके बारे में लिखा है, एक जर्नलिस्ट है, बुक में दिया हुआ है, उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। तो जोल्वरीन क्या है? वो जोल्वरीन का मतलब होता है जर्मन कस्टम यूनियन। ठीक है बच्चों, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें जो भी जर्मन स्टेट हैं, ये देखिए बच्चों, ये रेड कलर के अंदर में, हालांकि मुझे मिल नहीं पाया मैप ठीक से। ठीक है, ये जर्मन में लिखा हुआ है तो इसको पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखना है आपको कि ये जो ये डार्क या लाइट ब्लू जो आप समझ रहे हैं, ये जो है पूरा जर्मन फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन है एक तरह से, समझिए आप। ठीक है, तो देखिए कितने छोटे छोटे डिफरेंट है ना, इसमें बटे हुए हैं, छोटे छोटे उसमें स्टेट्स में। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसको, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये आपस में जो टैक्स लगाते हैं, इससे क्या होता है? ट्रेड कम होता है। ठीक है, तो ट्रेड में बाधा पैदा होती है, तो क्यों ना हम ये हटा दें और आपस में एक यूनियन बना लें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपस में हम ट्रेड कर पाएंगे विदाउट टैरिफ, नो बॉर्डर चेक्स। इससे क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगा और एक यूनिटी की जो है भावना भी क्या होगी? फीलिंग भी बढ़ेगी, जिससे कि जर्मन स्टेट्स को, है ना, यूनाइट करने में मदद मिलेगी। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि जोल्वरीन वाज अ कोलिशन ऑफ जर्मन स्टेट्स फॉर्म्ड टू मैनेज टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज विद इन देयर टेरिटरीज। ये कब लागू हुआ? 1834 में। अ कस्टम यूनियन और जोल्वरीन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया, जो सबसे बड़ी स्टेट थी, है ना, प्रूसिया, एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। और भी जो भी छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स, सबने उसको ज्वाइन किया। कौन से? जोल्वरीन को किसने बनाया? प्रूसिया ने। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, रेलवे ने हेल्प किया मूवमेंट में। ठीक है, एंड हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिज्म। तो ये जो इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली इनको जो जोड़ने की बात हो रही है जॉल्वरिन के थ्रू, कहीं ना कहीं इसने जो है जो पूरे नेशन को एक यूनाइट करने की बात चल रही थी उसको कहीं ना कहीं से मजबूत किया इन्होंने। ठीक है, तो उसी को देखते हैं कि जॉल्वरिन का एम क्या था। ठीक है बच्चों, वो एक यहाँ पे सोर्स दिया गया है, सोर्स बी। ठीक है, एक फ्रेडरिक लिस्ट है, इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने जॉल्वरिन के फायदे के बारे में बात की कि जॉल्वरिन के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो क्या कहते हैं, एम क्या क्या जो है एम है जॉल्वरिन के, क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे। टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। ठीक है, सबसे पहले तो कम से कम पॉलिटिकली बाद में करेंगे, सबसे पहले उनको आर्थिक रूप से तो जोड़ दीजिए, आपस में वो ट्रेड व्रेड तो करना शुरू करें, उसके बाद जो है उनको पॉलिटिकली भी आगे यूनाइट किया जा सकता है। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटीरियली, मतलब नेशन के रिसोर्स को जो है वो रिच करेगा मटीरियली, है ना, एक तरह से धनवान बनाएगा, है ना, जर्मन नेशन को। इट विल अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट, ये बोल रहे हैं कि इस तरह का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ना कहीं से एक राष्ट्रीय भावना को मजबूत करेगा और बढ़ाएगा भी। ठीक है, तो ये होमवर्क है बच्चों, एक इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, एंड डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड्स, कि किस तरह के पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। ठीक है, तो फ्रेडरिक ट्रिस्ट कौन कौन से पॉलिटिकल एंड्स की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या एम है, क्या क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो थ्रू जॉल्वरिन। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है होमवर्क आपको फेयर कॉपी में कर लेना है। ठीक है, तो फैक्टर सेकंड हो गया लिबरलिज्म, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसमें हमने बात की इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की, जिसमें कि हमारा कस्टम यूनियन भी आ गया और जॉल्वरिन भी आ गया। ठीक है बच्चों, उस पर जो है एक हमने आपको होमवर्क भी दे दिया है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट में जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे थर्ड फैक्टर, दैट इज इमरजेंस ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।